हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका बिहाइंड हर हाइनेस स्माइल सीरीज के पार्ट 2 में। ये कहानी सिर्फ ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं, बल्कि इमोशंस और हिडन डेप्थ से भरी हुई है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे अगला चैप्टर, जिसमें थ्रिल, सस्पेंस और इमोशनल कनेक्ट मिलेगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर एक्सप्लेन पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं बिहाइंड हर हाइनेस स्माइल पार्ट 2। हमें बताया जाता है कि एस्क्विलर का साम्राज्य 3 प्रमुख परिवारों पर आधारित है, जिन्हें पूरे राज्य में 3 स्तंभ कहा जाता है। साल्केजे परिवार, जो राज्य की नींव का प्रतीक है। क्रिस्पिन परिवार, जिन्हें आंतरिक सुरक्षा का भार सौंपा गया है। क्लैडिनी परिवार, जिन पर बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि एस्क्विलर के दिवंगत राजा की रानियां इन्हीं 3 परिवारों से थीं। प्रथम रानी से जन्मा राजकुमार और साल्केजे के ड्यूक की बेटी कोई और नहीं बल्कि वही तानाशाह राजा मरमालिक द्वितीय। राजा कहलाने के बावजूद उसने अपने कर्तव्यों की पूरी तरह अनदेखी की और लोहे की मुट्ठी से राज किया। व्यवस्था बहाल करने के नाम पर उसने ऐसा आतंक फैलाया कि पूरे साम्राज्य में खामोशी छा गई। इतना ही नहीं, उसने अपने ही हाथों से साल्केजे परिवार का अंत कर दिया। लेकिन उसकी प्यास यही नहीं थमी। असंतोष बढ़ता गया और राजा ने शेष दोनों परिवारों पर भी कठोर दमन शुरू कर दिया। अत्याचार की इस हद ने दोनों परिवारों को मजबूर कर दिया कि वे दुश्मनी भुलाकर एक हो जाएं। अंधेरे गलियारों में बंद दरवाजों के पीछे उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों की गुप्त सगाई रचाई। उनकी योजना थी युद्ध खत्म होते ही बगावत की आग भड़काना, पर किस्मत उनके साथ नहीं थी। योजना वैसी पूरी नहीं हुई जैसी सोची थी। इसके विपरीत क्लैडनी फैमिली ने इस युद्ध में अद्वितीय पराक्रम दिखाया। उनकी वीरता ने जनता का दिल जीत लिया। अत्याचार से टूट चुकी प्रजा की सहानुभूति अब क्लैडनी के पक्ष में खड़ी थी, और ये वह स्थिति थी जिसे राजा कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मार्ग्रेव ने ठंडी आवाज में कहा, वह एक ऐसी औरत है जिसका मन सही तरह से काम नहीं करता, यहाँ तक कि उसे ठीक से खाना खाना भी नहीं आता। थालिसा धीरे और भारी मन से कहती है, वह बच्चा पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब उसने राज्य भर में लोगों को मरते देखा तभी से उसकी हालत बिगड़ गई। कितना दयनीय है ना? मार्ग्रेव गहरी आवाज में जवाब देता है, दयनीय? कौन किस पर दया कर रहा है? आज सुबह कुछ जागीरदारों ने तो यहाँ तक कह डाला कि तुम्हारे स्थान पर हमें एम्ब्रिक को बैठा देना चाहिए। मार्केस क्रिस्पिन ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, अगर वे सचमुच हमारे परिवार से कोई उत्तराधिकारी चाहते हैं तो हमें भी उत्तराधिकारी बदल देना चाहिए। क्या तुम समझते हो इसका असली मतलब क्या है? एक गहरी कड़क आवाज गूंजती है, उस पागल औरत की वजह से तुम्हारी स्थिति खतरे में पड़ चुकी है। एरिक चुपचाप बैठा रहता है। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। खाली सा धीमे लेकिन तीखे लहजे में कहती है, तो क्या ग्रैंड ड्यूक हेगेल अब भी हिचकिचा रहे हैं? मार्ग्रेव झुंझलाकर बोल उठता है, उफ, वह आदमी बहुत ही कमजोर दिल का है। क्या उन्होंने उसके दिमाग को भी उन हिस्सों के साथ निकाल लिया था जिन्हें काटकर फेंक दिया गया? वह गहरी सांस लेकर आगे कहता है, ग्रैंड ड्यूक हेगेल राजा का चचेरा भाई, राजकुमारी के अलावा अकेला जिंदा शाही रक्त, विद्रोह को वैध ठहराने के लिए वही सबसे अहम शख्स था। लेकिन फिर स्वर्ग ठंडा हो जाता है। हालांकि एक दुर्घटना के बाद वह लकवाग्रस्त हो गए, उत्तराधिकारी पैदा करने की शक्ति खो बैठे और तब से एकांत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अचानक मार्ग्रेव गुस्से से चिल्ला उठता है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। यह कहते हुए वह तेज कदमों से बाहर निकल जाता है और कमरे में भारी खामोशी छा जाती है। एरिक धीमी आवाज में कहता है, वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। थालिसा एरिक की ओर देखते हुए पूछती है, एरिक, आपका क्या विचार है? क्या विवाह के जरिए 2 परिवारों को जोड़ा जा सकता है? एरिक ठंडी सांस लेकर जवाब देता है, विवाह के माध्यम से दोनों परिवारों को जोड़ना शुरू से ही अवास्तविक था। राजा की नजरें खुली हैं, ऐसे में ये सब केवल अनावश्यक ध्यान खींचता। सिंहासन के लिए कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न होने के कारण कुलीनों को मनाने में वर्षों लग सकते हैं, और इस बीच मार्क्विस की बेटी कितने समय तक अविवाहित रह सकती है? थालिसा हल्की कटुता से कहती है, बिल्कुल, युद्ध भूमि पर ज्यादा समय बिताने से राजनीति की समझ मंद पड़ जाती है। जो बात आपके जैसे युवा को भी साफ दिख रही है
उसी बच्चे से छुटकारा पाने की बात वह कर रहा है। एरिक शांत स्वर में कहता है, हमें अभी स्थिति पर नजर रखनी होगी। थालिसा ठंडी पर दृढ़ आवाज में कहती है, इस मामले में आपका नौकरानियों से दूर रहना ठीक है, लेकिन उस बच्चे को झूठा स्नेह मत दीजिए। एक आदमी का स्नेह उथला होता है और मैं अपने बेटे से भी कुछ अलग उम्मीद नहीं करती। अगर ये दयालुता बाद में वापस लेनी है तो बेहतर है कि शुरुआत ही मत कीजिए। उस दयनीय बच्चे को लेकर खुद को धोखे में न डालें। हामिन रात का सीन दिखाया जाता है। एरिक कहता है, क्या माँ भी सोचती है कि राजकुमारी से छुटकारा पाना बेहतर है? लेकिन तभी एरिक को आवाज सुनाई देती है, जल्दी से बिस्तर पर लेट जाओ, देर मत करो, सुनते हो, जल्दी करो। नौकरानियां मीसा से कहती हैं, उफ, क्या तुम ऐसे क्यों हो? बिल्कुल स्थिर नहीं रह पाती। इतना खाकर जरूर ऊर्जा से भर गई होगी। और वो चेहरों के भाव देखे थे तुमने? मैंने तो देखे। हे भगवान, अविश्वसनीय था। एरिक कमरे में आता है और नौकरानी से कहता है, अब से मैं राजकुमारी की देखभाल करूंगा। लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूं कि अब तक राजकुमारी के साथ कैसा व्यवहार किया गया होगा। तो आप आज के लिए जा सकते हैं, फिर हम सुबह उसकी देखभाल करने के लिए वापस आएंगे। एरिक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मीसा, आज तो तुम अच्छे मूड में दिख रही हो। यह राजधानी की हवेली है, पर लगता है जैसे कैदी के कपड़े हों। मीसा उसकी ओर गहराई से देखती है। एरिक को आभास होता है वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन अगले ही पल मीसा अचानक उसके चेहरे पर थूक देती है। एरिक धीरे से आंखें पोंछता है और ठंडी आवाज में कहता है, मीसा, तुम्हें लोगों के मुंह पर थूकना नहीं चाहिए। एरिक शांत स्वर में कहता है, कृपया पहले आराम करो, बाकी काम मैं निपटा लूंगा, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सचमुच मैं क्या सोच रहा था? अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस मुझे बता देना। एरिक मुड़कर बाहर निकलता है। पीछे से मीसा चुपचाप उसे जाते हुए देखती रहती है। हमें मीसा और एरिक बिस्तर पर दिखाए जाते हैं। एरिक गहरी नींद में डूबा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा है जिसे नींद छू तक नहीं रही। चांदनी रात है। मीसा के ऊपर चांद की कोमल रोशनी पड़ रही है। उसके बाल हल्के से चमक रहे हैं। वह चुपचाप एरिक को देखती है, कुछ सोचती हुई। अंदर उसका मन क्या महसूस कर रहा है यह कोई नहीं जानता। सिर्फ चुप्पी और रात का सन्नाटा है जिसमें उसके विचार गूंज रहे हैं। सुबह का दृश्य। मीसा और एरिक खाने की मेज पर बैठे हैं। एरिक धीरे से पूछता है, क्या कल रात सोने में कोई परेशानी हुई? चूंकि आपका बिस्तर बदल गया है, अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? मीसा ध्यान नहीं देती। एरिक हल्की चिंता के साथ कहता है, तुम्हारा रंग सामान्य से भी ज्यादा खराब लग रहा है। कल रात तो ठीक लग रही थी। भले ही भूख ना हो, फिर भी ताकत पाने के लिए थोड़ा खाना जरूर खाओ। इतना खाने का प्रयास कर लो। अभी मीसा अपना हाथ खाने में डाल देती है और छोटे बच्चों की तरह खाना शुरू कर देती है। एरिक हैरान होकर देखता है। उसके समझ में नहीं आ रहा कि वह क्यों कर रही है। दृश्य बदलता है। कुछ दिन बाद किसी की आवाज गूंजती है, कैप्टन, आपका स्वागत है। सैनिक कहते हैं, ऐसा लगा जैसे हर किसी के पास कहने के लिए कुछ था। भारी वातावरण संपत्ति के भीतर हवा की तरह छाया हुआ था। एरिक कटु स्वर में कहता है, तुम वहां बेकार क्यों खड़े हो? आज का प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है क्या? सैनिक जवाब देता है, नहीं सर। एक समय ऐसा आया जब मार्ग्रेव क्लाडनी ने पारिवारिक भोजन से परहेज करना शुरू कर दिया और मार्ग्राविन क्लाडनी ने अपनी असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। क्लाडनी घराने के अनुचर भी उतने ही उलझन में थे। हालांकि किसी ने एरिक के सामने खुलकर अपनी असंतोष व्यक्त करने का साहस नहीं किया, क्योंकि वह हमेशा शांत और अविचलित दिखाई देते थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एरिक बटलर से पूछता है, मीसा कहाँ है? बटलर जवाब देता है, वह आज सुबह इधर उधर खोजबीन कर रही थी। अब वह नौकरानी के पारे कक्ष में है। दृश्य बदलता है। नौकरानी दिखाई देती है। वह कहती है, ऐसा लगता है कि वह उस जगह को पसंद करती है जहां बिना किसी बाधा के गहरी नींद सो सकती है।
इतने सारे कपड़े इकट्ठे होने से यह मुलायम हो ही जाता है। और उसके बालों की चमक देखो, चांदी का धागा भी ऐसा नहीं चमक सकता। मैंने पहले भी ऐसी बिल्ली देखी थी, बिल्कुल सफ़ेद, बहुत प्यारा लगता होगा। एरिक वहां पहुंचता है। क्या दो शाही दासियां फिर से दूर हैं? नौकरानी जवाब देती है, हाँ, इसलिए हम उसकी देखभाल कर रहे हैं। हमने बटलर के माध्यम से मार्ग्रेविन को भी सूचित किया कि वह यहां अकेली है। एरिक हल्की राहत के साथ कहता है, बहुत अच्छा। फर्श ठंडा और कठोर था, इसलिए हमने उसे अपने कपड़ों पर लिटा दिया। सभी लोग अपना काम जारी रखें। अब मैं मीसा की देखभाल करूंगा। मीसा उठाकर कमरे में ले जाता है। तभी मीसा अचानक से जाग जाती है और अपना हाथ पैर मारने लगती है। और एरिक ऐसा करते देखकर कहता है, कृपया तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं आपको नीचे ना उतार दूं। यदि आप गिरे तो आपको चोट लग सकती है। जैसे ही एरिक मीसा को बिस्तर पर रखता है, वह खुद को कंबल में ढक लेती है। एरिक उसे देखकर सोचता है, कुछ दिनों तक राजकुमारी का अवलोकन करने के बाद ऐसा लगता है कि वह मुझे विशेष रूप से पसंद नहीं करती। किसी कारण से वह मुझे केवल परिवहन का साधन समझती है। एरिक देखता है कि मीसा के बाल धागा में फंस गए हैं। वह उन्हें धीरे से निकालते हुए कहता है, मेरा इरादा आपको चौंकाना नहीं था, बस आपके बालों से जो अटका है उसे हटा दूंगा। क्या वह सचमुच इतनी चौंक गई थी? एरिक हल्की हंसी के साथ कहता है, मैंने पहले भी ऐसी ही एक बिल्ली देखी थी, बिल्कुल सफ़ेद। फिर दृश्य बदलता है। रात का दृश्य। मीसा गहरी नींद में सो रही है। एरिक अपने कार्यालय में बैठकर कुछ पत्र पढ़ रहा होता है। वह बाद में लेटर को देखकर कहता है, हर बार राजकुमारी को दासियों के साथ छोड़कर जब भी उन्हें मौका मिलता है, वे गायब हो जाते हैं। इससे निश्चित रूप से लगता है कि वे कुछ साजिश रच रहे हैं। क्षेत्र के निवासियों के लिए खाद्य आपूर्ति की समस्या भी चिंता का कारण है। वास्तव में चिंता करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एरिक लेटर को देखते हुए हैरान होता है और कहता है, इसमें और भी चिंता की बात थी। यंग मास्टर के निर्देशों के अनुसार हमने किसी को उनका अनुसरण करने को कहा। वह मधुशाला वाली लड़की मार्ग्रेव ग्लाडनी के साथ थी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए कमेंट करना ना भूलें।